क्रिस्पर, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे डीएनए को, हमारी जिंदगी के ब्लूप्रिंट को बदलने की ताकत रखती है। इसे विज्ञान की दुनिया में सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जाता है। लेकिन इसकी खोज के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, एक ऐसी कानूनी लड़ाई जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, जिन वैज्ञानिकों को क्रिस्पर की खोज के लिए विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान यानी नोबेल प्राइज मिला, वही अमेरिका में इसका सबसे जरूरी पेटेंट क्यों नहीं जीत पाए। देखिए, यही है इस पूरे विरोधाभास की जड़। एक तरफ है नोबेल पुरस्कार विजेता इमैनुअल शार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना, और दूसरी तरफ है फैंग झेंग, जिन्होंने इंसानी कोशिकाओं में क्रिस्पर के इस्तेमाल का सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी पेटेंट जीता। मतलब खोज एक, लेकिन उसके नतीजे दो अलग अलग। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। ये कहानी किसी कोर्टरूम ड्रामा से कम नहीं है, जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि विज्ञान की दुनिया में हमेशा पहले आना ही जीत की गारंटी क्यों नहीं होता। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, इस पूरी लड़ाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्रिस्पर Cas9 के पीछे की बेसिक साइंस को समझना होगा, और उस शुरुआती खोज को भी, जहां से ये सब शुरू हुआ। तो क्रिस्पर Cas9 को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक आनुवंशिक कैंची की तरह सोचना। ये वैज्ञानिकों को किसी भी जीव के डीएनए में जाकर एक खास हिस्से को काटने, हटाने या बदलने की एक ऐसी ताकत देता है जो पहले कभी नहीं थी। और इस सिस्टम की चाबी वो थी ट्रैक आरएनए। 2011 में इमैनुअल शार्पेंटियर ने इस बहुत ही जरूरी आरएनए मॉलिक्यूल की खोज की। ये वो चिंगारी थी जिसने Cas9 प्रोटीन यानी उस कैंची को एक्टिवेट किया। इसके बिना क्रिस्पर सिस्टम काम ही नहीं कर सकता था। ये एक एकदम फंडामेंटल खोज थी। तो शार्पेंटियर और डाउडना की टीम, जिसे CVC कहा जाता है, इस टेक्नोलॉजी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये सिस्टम काम करता है, लेकिन उन्होंने ये सब एक टेस्ट ट्यूब में यानी इन विट्रो में साबित किया था, इंसानी कोशिकाओं के मुश्किल माहौल में नहीं। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जैसे ही CVC की ये खोज दुनिया के सामने आई, बस दुनिया भर की लैब्स में एक रेस शुरू हो गई। सबका लक्ष्य एक ही था, ये साबित करना कि क्रिस्पर इंसानी कोशिकाओं में भी काम कर सकता है, जो इसे दवाइयां बनाने के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी कदम था। अब ये जो टाइमलाइन है यही पूरे कानूनी विवाद का सेंटर पॉइंट बन गई। देखिए, 28 जून 2012 को CVC ने अपना पेपर पब्लिश किया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद 5 अक्टूबर को फैंग झेंग की ब्रॉड इंस्टीट्यूट टीम ने अपना पेपर जमा कर दिया, जिसमें उन्होंने इसे इंसानी कोशिकाओं में काम करते हुए दिखाया। उनका पेपर 3 जनवरी 2013 को पब्लिश हुआ, CVC के ऐसे ही एक पब्लिकेशन से कुछ हफ्ते पहले। रेस बहुत क्लोज थी और पेटेंट ऑफिस के लिए ये तारीखें ही सब कुछ थीं। तो साइंस की रेस अब एक बहुत ही अहम, कड़वी कानूनी लड़ाई में बदल चुकी थी। अब पेटेंट का नतीजा इस बात पर निर्भर नहीं था कि आइडिया पहले किसका था, बल्कि कुछ खास कानूनी सिद्धांतों पर टिका था। पहला सिद्धांत था रिडक्शन टू प्रैक्टिस। अमेरिकी पेटेंट कानून के हिसाब से सिर्फ एक आइडिया होना काफी नहीं है, ये साबित करना पड़ता है कि आपका आविष्कार असल में उस माहौल में काम करता है जिसके लिए वो बना है। और दिलचस्प बात यह है कि CVC की लैब नोटबुक से पता चला कि उन्हें शुरुआत में क्रिस्पर को यूकेरियोटिक कोशिकाओं में चलाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थीं। दूसरा महत्वपूर्ण कानूनी सवाल था इन्वेंटिव स्टेप। सवाल सीधा सा था, क्या टेस्ट ट्यूब से इंसानी कोशिका तक जाना एक सीधा ऑब्वियस कदम था, या क्या इसके लिए एक अलग नॉन ऑब्वियस आविष्कार की ज़रूरत थी? कोर्ट का पूरा फैसला इसी सवाल के जवाब पर टिका हुआ था। और बस यहीं पर ब्रॉड इंस्टीट्यूट ने अपना केस जीत लिया। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि उन्होंने कई ऐसी तकनीकी बाधाओं को पार किया था जो ऑब्वियस नहीं थी। उन्होंने Cas9 प्रोटीन को ह्यूमनाइज्ड किया, एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जोड़ा ताकि वो कोशिका के न्यूक्लियस तक पहुंच सके, और खास तरीकों का इस्तेमाल किया ताकि कोशिका खुद ही क्रिस्पर के कंपोनेंट्स बना सके। पेटेंट ऑफिस ने माना कि ये स्टेप्स CVC के काम का कोई सिंपल एक्सटेंशन नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक अलग आविष्कार थे। तो अमेरिका में फैसला क्या हुआ? इसका असर फौरन और बहुत ही ड्रामेटिक था, और इसने एक अजीब सी ग्लोबल पहेली भी खड़ी कर दी। 28 फरवरी 2022 फैसला आ गया।
अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस ने यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रिस्पर के इस्तेमाल का अधिकार ब्रॉड इंस्टीट्यूट को दे दिया और इस फैसले ने आते ही फाइनेंशियल मार्केट्स में हलचल मचा दी। इंटेलिया थेरेप्यूटिक्स, वो कंपनी जिसने सीवीसी से टेक्नोलॉजी का लाइसेंस लिया था, फैसले के बाद उसके शेयरों में 21% की गिरावट आ गई। और ठीक इसके उल्टा एडिटास मेडिसिन, जिसने ब्रॉड इंस्टीट्यूट से टेक्नोलॉजी का लाइसेंस लिया था, उसके शेयरों में 10% की बढ़ोतरी हुई। इससे पता चलता है कि इस लड़ाई में दांव पर कितना कुछ लगा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ ब्रॉड ने अमेरिका में जीत हासिल की, वहीं यूरोप में मामला बिल्कुल उल्टा था। वहाँ ब्रॉड के पेटेंट को एक मामूली सी पेपरवर्क की गलती की वजह से खारिज कर दिया गया, जिससे यूरोप में सीवीसी को एक मजबूत बढ़त मिल गई। जैसा कि अर्थशास्त्री समैंथा ज़्योंस ने कहा, इस बटे हुए फैसले ने वैश्विक अधिकारों का एक अजीब छिथड़ा बना दिया है। मतलब एक ही टेक्नोलॉजी के लिए अलग-अलग महाद्वीपों पर अलग-अलग मालिक। सोचिए, भविष्य में इलाज बनाने वाली कंपनियों के लिए ये कितनी जटिल और महंगी स्थिति है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कानून और पैसों से कहीं बढ़कर है। ये एक वैज्ञानिक के ह्यूमन एलिमेंट और उसकी बड़ी जिम्मेदारियों पर भी रोशनी डालती है। चलिए जरा इमैनुअल शार्पेंटियर के अप्रोच को देखते हैं। उनकी ताकत कमाल की है। एक जीनियस जो पहले मैकेनिज्म को समझता है, बिना ईगो के सहयोग और जबरदस्त वैज्ञानिक ईमानदारी। लेकिन उनके खोज केंद्रित माइंडसेट की कुछ सीमाएं भी थीं। उनका मौन रहना, जो उनके लिए एक डिसिप्लिन था, वो बाहर की दुनिया के लिए एक कम्युनिकेशन गैप बन गया। और जब नैतिकता पर बहस की बात आई, तो उनके कम बोलने वाले रवैये ने एक खालीपन छोड़ दिया जिसे दूसरों ने भर दिया। शायद सोच ये थी कि अच्छा विज्ञान अपना सही रास्ता खुद बना लेगा, पर जैसा कि हम जानते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बुनियादी तनाव पर लाती है और एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक वैज्ञानिक की आखिरी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ खोज करना, या ये भी सुनिश्चित करना कि उस खोज के इस्तेमाल की कहानी सही तरीके से बताई जाए और डायरेक्ट की जाए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है,